हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राकेश वाचा, डायरेक्टर ऑफ साहिल कॉमर्स फैकल्टी। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि टाइम टू टाइम आप लोगों को सब इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका, 11th की टोटल थ्योरी की मेरी सारी वीडियोस आएंगी। और वैसे भी बता दो, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक थ्योरी रहता है। न्यूमेरिकल तो हर कोई कर लेता है, लेकिन मैं ये श्योरिटी है कि ये तुमने वीडियोस ठीक से देख ली ना, तो थ्योरी में भी तुम्हारी मास्टरी हो जाएगी। दिस इज़ अ थर्ड वीडियो ऑफ क्लास 11 चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का थर्ड और लास्ट वीडियो है। तो अब फर्स्ट और सेकंड में हमने जो डिस्कस कर लिया, जो बाकी रिमेनिंग ट्रांजेक्शन है वो हम यूज़ करेंगे। देखो 16 पे लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले लिखा है परचेजेस। अब सेकंड वीडियो में मैंने बार बार एक वर्ड यूज़ किया था, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बेटा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मैंने ये मीनिंग बताया था कि जिस चीज़ में हम डील करते हैं या जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कहते हैं। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो हमें पैसा कलेक्ट होता है, जैसे ट्यूशन वाले को ट्यूशन फीस, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स को रेडीमेड गारमेंट बेचने पर उसे हम कहते हैं रेवेन्यू, ठीक है, उसे हम क्या बोलते थे, रेवेन्यू, ठीक है। तो अब हम कराने जा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे परचेजेस। अब बेटा देखो, जो गुड्स में डील करता है, जिस चीज़ में तुम डील करते हो उस प्रोडक्ट को जब तुम परचेज करोगे, इसे परचेजेस कहते हैं। देखो ऊपर लिखा हुआ है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और प्रोड्यूसिंग इन विच द फर्म इज डीलिंग। फर्म जिस चीज़ में डील करती है, मान लो देखो फर्म ना दो तरह से डील करती है, एक होता है ट्रेडर और एक होता है मैन्युफैक्चरर। ट्रेडर जो गुड्स खरीदता है उसको एज इट इज़ बेच देता है, तो वो भी परचेजेस है। मैन्युफैक्चरर का काम होता है रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद उस रॉ मटेरियल को वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है। तो जो वो रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है ना, वो भी परचेजेस है। तो परचेजेस में परचेज ऑफ गुड्स आ जाएगा और रॉ मटेरियल आ जाएगा। यानी कि द टर्म परचेजेस इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट विच आर टू बी सोल्ड। यानी कि प्रोड्यूस करके फिनिश्ड गुड्स को जो वो सोल्ड आउट करता है। द टर्म परचेजेस इंक्लूड, परचेजेस के अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होती है, एक कैश परचेजेस और एक क्रेडिट परचेजेस। यानी कि जब हम गुड्स परचेज करके इमीडिएटली अमाउंट पे कर देते हैं तो उसे हम कैश परचेजेस कहते हैं। क्रेडिट परचेजेस के अंदर मतलब हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज करा, जो अमाउंट है वो हम क्रेडिटर्स को लेटर ऑन पे करेंगे। जैसे हमें 15 या 20 डेज या 1 मंथ का क्रेडिट मिलेगा, तो दैट इज़ क्रेडिट परचेज। उसके बाद है बेटा परचेजेस रिटर्न, इसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। देखो बेटा, जब हमने गुड्स परचेज करा उसको रिटर्न करने के दो रीज़न हो सकते हैं, या तो उस गुड्स में कोई डिफेक्ट था या रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हमने गुड्स परचेज कर लिया। तो जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं उससे सप्लायर या क्रेडिटर्स कहते हैं। क्रेडिटर्स या सप्लायर से गुड्स परचेज करने के बाद जब हम उसे वापस करते थे, या तो हमारे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं था, जो हम चाहते थे उसके अकॉर्डिंग उसने माल सेंड नहीं करा, या उसमें कुछ हमें डिफेक्ट लगा, या हमारी क्वांटिटी उसने ज़्यादा बेच दी। तो यानी कि क्रेडिटर या सप्लायर को जब हम गुड्स वापस करते हैं, रिटर्न टू सप्लायर क्रेडिटर, उसको परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। क्यों आउटवर्ड कहते हैं? क्योंकि गुड्स हमारा वापस है। तो ध्यान रखना, परचेज रिटर्न का अनदर नेम जरूर याद रखना, रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज रिटर्न गुड्स परचेज में बी रिटर्न टू द क्रेडिटर या सेलर फॉर एनी रीज़न, किसी भी रीज़न से हम उसको वापस कर सकते हैं। उसके बाद है बच्चों सेल्स। फिर वही पॉइंट आ गया, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जिस चीज़ में हम डील करते हैं उसे हम गुड्स कहते हैं। अब जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो वो परचेजेस होता है, जब उसको बेचते हैं तो उसको सेल्स कहते हैं। अब देखो, मान लो तुमने ना कोई एसेट्स परचेज करी तो उसे परचेजेस नहीं बोला जाता, उसको सीधा हम कहेंगे परचेज ऑफ एसेट्स। तो जब ये टर्म्स यूज़ करें ना, कंपनीज टोटल परचेजेस, टोटल परचेजेस का मतलब यही है कि जिस चीज़ में वो डील करता है वो उसने कितने की परचेज करी। टोटल सेल्स का मतलब यही है कि उसने टोटल कितने का गुड्स बेचा। यानी कि मान लो तुम्हारी शूज़ का बिजनेस है, पूरे साल में तुमने जितने में शूज़ खरीदे वो परचेजेस है, जितने में बेचे वो सोल्ड है। सारे शूज़ तुमने 10 लाख में परचेज करे थे, वो परचेजेस है, ठीक है। और उसे याद करो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं।
12,000 में बेच दिया तो उसे सेल्स या उसको रेवेन्यू कहते हैं, वही रेवेन्यू जिसको हम बोल रहे थे बार बार, तो वही हमारी सेल्स है। तो यानी कि फिर वही बात हो गई, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो तुम डील करते हो उसे बेचने पर उसे सेल्स कहते हैं। तो देखो लिखा हुआ है टर्म इज यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स इन विच द फर्म इज डीलिंग, फर्म जिसमें डील करता है उसको बेचने पर उसे सेल्स कहते हैं। और सा क्लियर मैंने लिखा है टर्म सेल इज नेवर यूज फॉर सेल ऑफ एसेट्स। तो सेल्स वर्ड कभी भी सेल ऑफ एसेट्स के लिए यूज नहीं होता। तो गुड्स को बेचोगे तो तुम सिर्फ सेल्स कह सकते हो, मशीन को बेचोगे तो तुम्हें बोलना पड़ेगा सेल ऑफ मशीनरी। अब सेल्स रिटर्न क्या बेटा, जब हम वापस करते हैं तो उसको करते थे परचेजेज रिटर्न। अब गुड्स हमने डेटर को बेच दिया, डेटर या परचेजर ने हमें गुड्स वापस कर दिया तो वो सेल्स रिटर्न हो गया। तो वही कोई मान ले तुमसे पूछे सेल्स रिटर्न के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, कई रीज़न हो सकते हैं। पहला तो गुड्स हमारा स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं था, मतलब कस्टमर ने जो हमें ऑर्डर दिया था हमने कोई और गुड्स उसको सेंड कर दिया, या जितनी उसने क्वांटिटी मांगी थी हमने क्वांटिटी से ज़्यादा दे दिया, या उसके गुड्स में कोई डिफेक्ट था। तो बेटा कोई भी परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का रीज़न पूछे कि रिटर्न के क्या रीज़न हो सकता है, पहला रीज़न होता है कि गुड्स स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ने तुमने जो चीज़ की डिमांड करी उसे किसी और कंपनी की भेज दी, या जितना तुमने ऑर्डर के उससे ज़्यादा क्वांटिटी सेंड कर दी, या उसमें कोई माइनर सा डिफेक्ट था। ठीक है बेटा, अब देखो सेल और सेल रिटर्न भी हो गया। अब नेक्स्ट टर्म है ट्रेड रिसीवेबल। देखो बेटा हमने जब हम बैलेंस शीट करी थी हमने दो टर्म्स करी थी, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। एक बार दोबारा बता देता हूँ बेटा, जिस पर्सन को हम गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट पर उसे डेटर कहते हैं। अब हमने 2 पर्सनस को गुड बेचा, ठीक है, एक हमने एक्स को और एक वाई को। बेटा एक्स को हमने गुड्स बेचा वो भी डेटर है, वाई को बेचा वो भी डेटर है, लेकिन ना वाई पे हमें थोड़ा डाउट था, पता नहीं हमें क्यों लगता है कि वो ड्यू टाइम पर हमें पैसा पे नहीं करेगा। तो हमारे पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि उसने गुड्स परचेज करा, तो हम उससे ना एक रिटर्न डॉक्यूमेंट लिखवा लेते हैं। वो रिटर्न में डॉक्यूमेंट लिख देता है, जैसे वो लिख के दे देगा डेटर आई प्रॉमिस टू राकेश आई विल पे 10,000 आफ्टर 2 मंथ, कि मैं 2 मंथ के बाद 10,000 रुपीज़ दे दूंगा। तो उसने पैसा देने उसके लिए बिल्स पेबल हो गया, हमने पैसा लेना है बिल्स रिसीवेबल हो गया। तो क्रेडिट सेल में जब हम कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं लेते तो उसे हम एज अ डेटर लिखते हैं, और जब से रिटर्न डॉक्यूमेंट ले लेते हैं उसको बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल में स्पेसिफाइड अमाउंट होता है कि कितना अमाउंट वो देगा, और स्पेसिफाइड डेट होती है किस डेट को वो पैसा देगा। तो स्पेसिफाइड अमाउंट और स्पेसिफाइड डेट जरूर होती है। तो ट्रेड रिसीवेबल दोबारा बोल देते हैं अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज ऑन क्रेडिट। गुड्स और सर्विसेज जो हम क्रेडिट पर सोल्ड आउट करता है, जो पैसा ले उसको ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। तो एक हो गया डेटर हु ओज टू फर्म, जिसने फर्म को पैसा देना है। बिल्स रिसीवेबल भी सेम है, हु ओज टू फर्म, लेकिन उसने एक रिटर्न में कमिटमेंट दे दिया। जब रिटर्न में कमिटमेंट नहीं देगा तो डेटर, अगर रिटर्न कमिटमेंट दे देगा तो बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। अब आ जाओ बच्चों ट्रेड पेबल। देखो ट्रेड रिसीवेबल था अमाउंट रिसीवेबल, और ट्रेड पेबल में जगह अमाउंट पेबल। तो बेटा जिसने अमाउंट पे करना है फॉर्म का वो ट्रेड पेबल हो गया, यानी कि जिससे हमने बेटा उधार माल खरीदा, तो उधार माल खरीदा, अब फॉर्म ने पैसा देना है तो वो ट्रेड पेबल हो गया। जब हमने क्रेडिट सेल करी थी, उधार माल बेचा था तो हमने पैसा लेना तो वो ट्रेड रिसीवेबल थे। उधार माल यानी कि क्रेडिट गुड्स परचेज करा तो हमने पैसा देना, वो तो ट्रेड पेबल हो गया। तो रिसीवेबल में पैसा आना था और पेबल में पैसा जाना था। रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स को इंडिकेट करती है और पेबल क्रेडिट परचेज को। तो सेम वही बात है कि जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो फर्म ने पैसा देना, तो फर्म ओज द पर्सन, जिस पर्सन को हमने पैसा देना है वो क्रेडिटर है। और यदि हम उसे कोई रिटर्न में कमिटमेंट लिख के दे देते तो बिल्स पेबल हो जाता है। जब हमने क्रेडिट सेल करी थी, क्रेडिट सेल में डेटर ने जब एक्सेप्ट करा था कि मैं पैसा दे दूंगा, रिटर्न में डेटर ने जब कोई कमिटमेंट करी थी वो बिल्स रिसीवेबल था। जब हमने कमिटमेंट करी क्रेडिटर को तो बिल्स पेबल है। तो ये बिल्कुल अपोजिट हो गया, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। उसके बाद 22 नंबर पे देखो बेटा कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है जिस प्राइस पर हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते उसे कॉस्ट कहते हैं, यानी कि कोई भी आर्टिकल या कोई भी प्रोडक्ट जिस प्राइस पे परचेज किया जाता है, यानी कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन आर्टिकल या प्रोडक्ट और आर्टिकल पे जो पैसा खर्च किया जाता है उसको कॉस्ट कहते हैं।
तो मतलब तुमने मान लो मशीनरी 5 लाख में खरीदी, वो तुम्हारी कॉस्ट है। बिल्डिंग 1 करोड़ में खरीदी, वो तुम्हारी कॉस्ट है। तो कोई भी आर्टिकल जिस प्राइस पे परचेज किया जाता है उसको हम कॉस्ट कहते हैं। ये तो छोटी सी टर्म है वाउचर। बेटा वाउचर क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं ना, तो एविडेंस के लिए हम एक प्रूफ के लिए उससे बिल ले लेते हैं। अब तुमने बहुत बार वर्ड सुना होगा बिल। अब तुम्हें एक बिल और एक कैश मेमो दोनों में डिफरेंस बताने जा रहा हूँ बेटा। तो फिर सुन लो, वाउचर क्या होता है कि जब कोई हम गुड्स सेल परचेज होती है, सेलर जब कोई बिल बना कर देता है तो उसको वाउचर कहते हैं। अब तुमने कई बार देखा पेट्रोल डलवाते हो ना, तो कई लोग उससे पेट्रोल स्लिप लेते हैं कि मैंने 1000 का पेट्रोल फिल करवाया, उसकी मुझे स्लिप दे दो, वो भी बेटा वाउचर है। तुमने मोबाइल खरीदा, बिल पर जो बिल लेकर आ गए, वो भी वाउचर है। आज तुम्हें सबसे पहले ना वाउचर में बिल और कैश मेमो में डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। बड़ा नियर डिफरेंस है, ज़रा ध्यान से सुनना बेटा। तुमने एक मोबाइल परचेज करा और तुमने क्या करा, मोबाइल परचेज कर कर उसको हैंड टू हैंड कैश दे दिया और उसने तुम्हें बिल दे दिया, है बिल, लेकिन अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसको कैश मेमो कहते हैं। तो यानी कि कैश पर जो कोई प्रोडक्ट सोल्ड आउट किया जाता है उसमें जो बिल जनरेट होता है, वैसे तो हम उसे आम लैंग्वेज में बिल ही कहते हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसको कैश मेमो कहते हैं। यदि तुमने प्रोडक्ट क्रेडिट पे खरीदा, सेम उसी बिल को अब हम कैश मेमो की बजाय बिल या इनवॉइस कहेंगे। सुन लेना, ये याद होना चाहिए कि सेलर जो तुम्हें बिल देता है कैश बेसिस पर जब परचेज करते हो उसे बिल ना कर कर कैश मेमो कहते हैं। और मान लो तुमने क्रेडिट पर परचेज करा तो उसे इनवॉइस या बिल कहते हैं। अब उधार पे खरीदा तो तुम्हें इनवॉइस मिल गया, क्रेडिट टर्म्स थी 1 मंथ। अब 1 मंथ पे तुम पैसा देने चले गए, अब सेलर से तुम प्रूफ भी तो लोगे। प्रूफ में वो एक और स्लिप बना के देता है जिसको रिसीट्स कहते हैं। तो रिसीट्स क्या होता है, रिसीट्स मिलता है जब हम क्रेडिट के बाद में पेमेंट देने जाते हैं। तो कैश सेल, कैश परचेज में एक ही बिल जनरेट होता है जिससे कैश मेमो कहते हैं। क्रेडिट में पहले जो बिल जनरेट होता है उसको इनवॉइस या बिल कहते हैं, और बाद में पेमेंट देकर जो प्रूफ लाते हैं उसको रिसीट्स कहते हैं। तो ये तो हो गया बेटा वाउचर। उसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब रिडक्शन इन प्राइस। देखो, जब तुम कोई प्रोडक्ट परचेज करने चाहते हो तो कई बार तुम बार्गेनिंग करते हो ना, तो जो बार्गेनिंग का अमाउंट है वो जो प्रोडक्ट में रिबेट मिलती है उसे ही हम डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे तुमको पहले 1000 का प्रोडक्ट था, तुमने कहा भैया इसका रेट कम कर दो, कहता है ठीक है 900 में ले लो। 1000 जो लिखा है ना उसको कहते हैं लिस्ट प्राइस। सुन लेना, लिस्ट प्राइस मतलब जिस लिस्ट पे वो प्राइस, जिस प्राइस पे वो बेचता था, अब लिस्ट से कम पर उसने तुम्हें बेच दिया तो वो हो गया ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली जो होता है ना मोर क्वांटिटी पर होता है। जैसे कि ना बड़ी बड़ी कंपनी में ऑफर होती है सर इसकी, तुम इस प्रोडक्ट को जो है 1000 का है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद लो तो हम तुम्हें 900 दे देंगे। ठीक है, और ज़्यादा खरीदोगे तो 850 दे देंगे। तो जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज़ करते चलोगे तो वो डिस्काउंट मिलता जाएगा, वो ट्रेड डिस्काउंट है। तो पहले डिस्काउंट के लिए लिखना है व्हेन कस्टमर अलाउड रिबेट इन द प्राइस ऑफ गुड्स। कस्टमर को जब गुड्स के प्राइस में रिबेट मिलती है, बिजनेस जो उसको रिबेट देता है उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, इट इज़ नोन एज डिस्काउंट। 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट है। पहला ट्रेड डिस्काउंट, इट इज़ अ रिबेट अलाउड बाय द सेलर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, इधर क्वांटिटी और वैल्यू। नॉर्मली ये क्वांटिटी पर ही होता है, मोर क्वांटिटी पर ये डिस्काउंट मिलता है। अब देखो बेटा, कैश डिस्काउंट क्या होता है, मैं तुम्हें ये बताऊँ। नॉर्मली जो कैश डिस्काउंट है ना वो नॉर्मली होल सेलर और रिटेलर के बीच होता है। अब देखो, जैसे मान लो एक होल सेलर है, वो कोई प्रोडक्ट बेचा है, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट में ना उसने शॉपकीपर को ऑफ़र करा, और क्या होता है कि होल सेलर ने रिटेलर को नॉर्मली 15 या 1 मंथ का क्रेडिट देते हैं। तो उसने 1 मंथ का क्रेडिट दिया और साथ एक ऑफ़र कर दी, कहता है भाई देख ये तुम्हें मैं दे रहा हूँ 1 मंथ का क्रेडिट, यदि पेमेंट तुम इमीडिएटली दे दो, 1 मंथ की बजाय अभी देते तो हम डिस्काउंट दे देंगे। तो प्रॉम्प्ट पेमेंट कहता है। प्रॉम्प्ट होता है टाइम से पहले पेमेंट करना। तो टाइम से पहले पेमेंट पर जो डिस्काउंट मिलता है उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो मोर क्वांटिटी पर जो डिस्काउंट मिलता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, और प्रॉम्प्ट पेमेंट पर जो डिस्काउंट मिलता है उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। जैसे मैंने बच्चों को ऑफ़र की, तुम पूरे साल की फीस एक साथ दे दो तो मैं 10% लेस दे दूँगा। उसके बाद है बेटा प्रोप्राइटर। ये तो सबको पता है, बिजनेस में जो पर्सन अमाउंट इन्वेस्ट करता है यानी कि पार्टनर या ओनर, तो उसे हम प्रोप्राइटर कहते हैं। द पर्सन हु मेक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, और बियर और रिस्क, जो रिस्क बियर करता है, उसे हम प्रोप्राइटर कहते हैं। डेप्रिसिएशन का मैंने तुम्हें मतलब बता ही दिया था।
कि जब एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। इट इज़ द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट बिकॉज ऑफ यूजेस। जब हम एसेट्स को यूज़ करते जाएंगे या पासेज ऑफ टाइम, जब टाइम पास होता जाएगा ये वो एक्सीडेंटल हो जाएगी तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, यानी कि वैल्यू का कम होना। टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली वैल्यू कम होती जाएगी। बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब होता है अमाउंट इरिकवरेबल। तुमने किसी को उधार माल बेचा, क्रेडिट सेल करी, लेकिन उसने तुम्हें पैसा नहीं दिया, तो इट इज़ द अमाउंट ओन्ड, ठीक है, अमाउंट ओड टू द बिजनेस, बिजनेस को ये पैसा मिलना था, दैट इज़ रिटर्न ऑफ, ये रिटर्न ऑफ हो गया, मतलब नहीं मिला, बिकॉज ऑफ बिकम इरिकवरेबल, वो अमाउंट इरिकवरेबल हो गया, तो ये एक तरह से लॉस है। हमने जिस पर्सन को उधार माल दिया, अमाउंट ओड टू द बिजनेस, उसने बिजनेस को पैसा देना था बट उसने इरिकवरेबल पैसा देने से मना कर दिया, तो दैट इज़ बैड डेट्स। तो बैलेंस शीट मैंने बताई दी थी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। इसमें दो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है, एक एसेट्स और एक लायबिलिटी। एसेट साइड और लायबिलिटी में होता है कैपिटल और लायबिलिटी। ये कुछ मिसलेनियस टर्म्स हैं, वैसे तुम्हारे सिलेबस में 28 तक टर्म्स हैं, लेकिन कुछ और टर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं। एंटिटी, बेटा एंटिटी का मतलब होता है जो जिस के अंडर तुम बिजनेस करते हो, तो उस फॉर्म को हम एंटिटी कहते हैं। जैसे साहिल कॉमर्स फैकल्टी, वोडाफोन, सैमसंग कंपनी, ठीक है ना, आईफोन, एप्पल कंपनी, तो ये सारे एंटिटी है। जो बिज़नेस को, जिस नेम के अंडर तुम बिज़नेस को कंडक्ट करते हो उसको एंटिटी कहते हैं। एंट्री का क्या मतलब होता है बेटा, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स को जब हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं ना उसको हम एंट्री कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ वेजिस पेड, तो हमने वेजिस पेड को रिकॉर्ड करा तो ये एंट्री होगी, सैलरी पेड को रिकॉर्ड करा तो एंट्री हो गई। तो किसी भी ट्रांजेक्शन जहाँ कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता है, जब हम उसको रिकॉर्ड कर उसको एंट्री कहते हैं। इनवॉइस और बिल मैंने तुम्हें बताई दिया कि जब हम कोई प्रोडक्ट क्रेडिट पे परचेज करते हैं और जो बिल मिलता है उसको कैश इनवॉइस या बिल कहते हैं, और कैश पे सेल करते हैं तो उसको कैश मेमो कहते हैं। बेटा अलाउंस का मतलब होता है कि जब ना तुमने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा तो मैंने बोला था वो वापस कर देते हैं क्योंकि हमें पसंद नहीं आया, लेकिन तुमने ना गुड्स परचेज करने के बाद सप्लायर को फ़ोन करा, भाई देखो तुम्हारे गुड्स में ना कुछ डिफेक्ट है तो मैं गुड्स वापस करने लगा हूँ। कहता वापस कर दो, तो उसको हम परचेज रिटर्न कहते हैं। कई बार सप्लायर एक ऑफ़र करता है कि तुम एक काम करो, वापस मत करो, तो जो तुमने प्राइस है ना तो उससे मुझे 10% कम दे दो, तो हम मान गए, हमने रिटर्न नहीं करा। तो जब हम गुड्स को वापस नहीं करते और प्राइस में रिडक्शन हो जाए तो उसको अलाउंस कहते हैं। बुक वैल्यू, जैसे तुम्हारी देखो बेटा एक फर्नीचर था 1 लाख का, 10% उसका डेप्रिसिएशन हो गया, वैल्यू कम होगी, तो अब उसकी वैल्यू रहेगी 90,000। कॉस्ट थी 1 लाख, डेप्रिसिएशन था 10,000, जो रिमेनिंग वैल्यू रहेगी उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। बुक वैल्यू। सॉल्वेंट का मतलब होता है जब तुम डेट पे करने के लायक हो, तुम्हारे पास इतना अमाउंट अवेलेबल है कि तुम डेट पे कर सकते हो, तो उसे सॉल्वेंट कहते हैं। इनसॉल्वेंट होता है कि जो डेट पे नहीं कर सकता। आम लैंग्वेज में ना तुमने कई बार सुना वो उसका दिवाला निकल गया। दिवाला का मतलब वो पेमेंट नहीं कर पा रहा, तुम पेमेंट कर पा रहे हो तो तुम सॉल्वेंट हो, पेमेंट नहीं कर पा रहे तो इनसॉल्वेंट हो। तो बेटा एंड ऑफ दिस चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो 5 वीडियोस हमारी चैप्टर 1 की थी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के, और ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की है। तो बच्चों मज़े हो गया, तुम्हारे 2 चैप्टर अच्छे से तैयार हो गए। अगली वीडियो में लूँगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके बाय, सी यू, टाटा।